चलिए सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने चैनल कॉमर्स जोन में। और फिर से अपने सब एक न्यू चैप्टर एंड न्यू कंसेप्ट के साथ आए हैं। और उस चैप्टर का नाम है बाबू बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या नाम है? बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट के विशेषताएं क्या होती है, यानी फीचर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, एंड बिजनेस इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, आखिर कुछ तो इसका फीचर्स होता होगा, कुछ तो इसके महत्व होते होंगे, और सबसे बड़ी बात कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में अच्छा से कवर करेंगे। और यकीन मानिए आप लोग इत्मीनान से वीडियो देखिएगा, अच्छा समझ बनेगा। ठीक है, तो चलिए अपने से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने सब स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इसका वेटेज कितना है। इस चैप्टर का यदि वेटेज देखा जाए तो MCQ से क्वेश्चन आता ही आता है पर ईयर। उसके बाद एक क्वेश्चन, एक या दो शॉर्ट या लॉन्ग में इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है। आ जाने का कारण ये है मेन कि ये जो हम लोगों का चैप्टर है ये मेनली कवर अप है किससे? इकोनॉमिक्स से। किससे कवर अप है बाबू? इकोनॉमिक्स से कवर अप है। इसीलिए हम लोग थोड़ा इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं कि बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारा जो वातावरण है या पर्यावरण है वो क्या होता है। ठीक है, आप लोग बहुत छोटे क्लास में पढ़े होंगे पर्यावरण के बारे में, वातावरण के बारे में। तो इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है बाबू कि जो चीज़ हमारे चारों अगल बगल है, यानी कोई ऐसा चीज़ जो हमारे चारों अगल बगल है जिनसे हम घिरे रहते हैं, जो हमको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, पॉजिटिवली और निगेटिवली भी। तो इस प्रकार की जो चीज़ें जिनसे हम घिरे रहते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? इन्वायरमेंट, वातावरण। जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल दूं तो आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोग किसी न किसी समाज में रहते होंगे, और किसी न किसी समाज में यदि रहते होंगे तो वहाँ चारों अगल बगल क्या होंगे? पेड़ पौधे होंगे, लोग होंगे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के एनिमल होंगे, ठीक है, और भी कुछ हो सकते हैं। तो ये जितने भी चीज़ आप अपने चारों अगल बगल देख रहे हैं वही आपका क्या है? इन्वायरमेंट है। क्या है बाबू? इन्वायरमेंट। और आप उनसे प्रभावित होते हैं और आप भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करते हैं, लेकिन डायरेक्ट रूप से आपका अपने इन्वायरमेंट पे नियंत्रण नहीं रहता है। ये सबसे बड़ी बात है। क्यों नहीं रहता उसको समझिए। जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में आपके घर के बगल में ही किसी पड़ोसी का घर है और वो पड़ोसी अपने में झगड़ा करने लगा। क्या करने लगा? मार करने लगा। ठीक है, तो मार करने लगा तो हल्ला होगा कि नहीं होगा? हल्ला होगा तो आप डिस्टर्ब होंगे। तो लेकिन आप उसको समझाने जाएं तो हो सकता है कि समझ भी जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नहीं समझे और बोल दे कि आपको मेरे और हमारे घर वालों के झगड़े में आपका क्या काम। तब आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन्वायरमेंट पर डायरेक्ट रूप से किसी का नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं बाबू बिजनेस इन्वायरमेंट का। बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेट करते हैं थोड़ा। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में होता क्या है वो समझिए। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है? सबसे पहले व्यवसायिक वातावरण बोलता है कि व्यवसायिक वातावरण से आशय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन सभी घटकों से है उन सभी घटकों के योग से है जिस पे व्यवसाय का नियंत्रण नहीं रहता है। जिस पे व्यवसाय का नियंत्रण नहीं रहता है। मैंने आप लोगों से क्या बोला कि व्यवसायिक वातावरण या पर्यावरण से आशय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन सभी घटकों के योग से है। उन सभी घटकों के योग से है जिस पे व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवसायिक वातावरण, बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मान के चलिए ये हमारा बिजनेस है, व्यवसाय है, और व्यवसाय है तो आप लोग मुझे बताइए कि इसके कई फैक्टर होंगे। जैसे पॉलिटिकल फैक्टर होंगे, पॉलिटिकल फैक्टर होंगे, सोशल फैक्टर होंगे,
होंगे कि नहीं होंगे? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? लीगल फैक्टर होंगे, लीगल फैक्टर होंगे, और वित्तीय फैक्टर होंगे। क्या होंगे? फाइनेंशियल फैक्टर। क्या, कौन सा फैक्टर बाबू? फाइनेंशियल फैक्टर। अब आप लोग देखिए, ये हमारा व्यवसाय है और हमारा व्यवसाय इन विभिन्न आयामों से क्या है? घिरा हुआ है, लेकिन व्यवसाय का इन किसी भी आयाम पे क्या है बाबू? डायरेक्ट नियंत्रण नहीं है। वो आप लोग समझिए कि कैसे नहीं है। जैसे मान के चलिए कि हम ये मार्कर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बाबू? हम ये मार्कर बना रहे हैं, और हम ये मार्कर जापान से इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? जापान से इंपोर्ट करते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, भारतीय गवर्नमेंट ने क्या किया कि आयात शुल्क बढ़ा दिया गया। आयात शुल्क बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने करों में वृद्धि कर दी। किस में वृद्धि कर दी? टैक्सेस में इंक्रीज कर दिया। किस में इंक्रीज कर दिया? टैक्सेस को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। अब टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, तो आप लोग मुझे बताइए कि ये मार्कर पहले मैं जापान से 5 रुपया में इंपोर्ट करता था, तो भारत आने मैं इसको जापान से 5 रुपया में ख़रीदता था, और गवर्नमेंट इस पे 2 रुपया टैक्स रेट लेती थी, तो मुझे मार्कर कितना में पड़ता था भारत आते आते? 7 रुपया में। अब हम इस मार्कर को बेचेंगे कितना? मैक्सिमम 10 रुपया में। कितना हम बेचेंगे? मैक्सिमम 10 रुपया में। तो यहाँ पे मार्कर का प्राइस क्या है? कम है, और मार्कर का प्राइस कम है तो लोग अधिक खरीदेंगे ना, अधिक मात्रा में खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि मार्कर का प्राइस कम है। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन में मान के चलिए कि ये हम मंगा रहे हैं जापान से, और जापान में हमको 5 रुपया में मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला कि हम अब टैक्स रेट में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। अब टैक्स रेट में वृद्धि करेंगे तो आप ही लोग मुझे बताइए कि अब भारत सरकार जो टैक्स ले रही है वो अधिक ले रही है, तो 5 रुपया में मुझे मिल रहा है जापान से, और 5 रुपया मेरे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स भी ले रही है, तो हम इस मार्कर को कितना में बेचेंगे? अब 15 रुपया में बेचेंगे ना, तो मेरा मार्कर महंगा हो गया ना। अब महंगा हो गया तो इसका डिमांड ज़्यादा होगा क्या? डिमांड इसकी घट जाएगी, तो बिजनेस पे प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? तो यानी गवर्नमेंट की एक नीति हमारे बिजनेस को कैसे प्रभावित किया, समझ गए आप लोग? तो इसी प्रकार से हमारा जो बिजनेस होता है वो विभिन्न इन्वायरमेंट से घिरा हुआ होता है, जिस पे बिजनेस का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्यावसायिक वातावरण या व्यावसायिक पर्यावरण, बिजनेस इन्वायरमेंट। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या ये हमारा जो बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, तो इस पे किसी एक फैक्टर का प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं, सभी फैक्टरों का प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए व्यावसायिक वातावरण से उन व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन सभी घटकों के योग से है, इन सभी घटकों को योग से है। योग मतलब होता है जोड़ना, जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, जिस पे व्यवसाय का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। अब सभी का एग्जाम्पल हम लोग आगे समझेंगे जब डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे समझेंगे। यहाँ पर आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम लोग समझते हैं कि क्या बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ विशेषताएं होते हैं, क्या बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या? तो बिजनेस इन्वायरमेंट के विभिन्न फीचर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बिजनेस इन्वायरमेंट के विभिन्न फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर्स क्या है? बाह्य शक्तियों की समग्रता, यानी सम ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बाह्य शक्तियों की क्या है? समग्रता है, यानी हमारा जो एक्सटर्नल फैक्टर है। देखिए आप लोग पहले समझिए इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। हमारा जो वातावरण है वो हमको दो प्रकार से प्रभावित करता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आ जाता है? इंटरनल में आ जाता है व्यवसाय से संबंधित, जिस पे व्यवसाय का नियंत्रण रहता है, जैसे प्रोडक्शन, उत्पादन, रेट, ठीक है? जैसे प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन हो गया, नीतियां हो गई, ठीक है? यानी पॉलिसीज हो गया, उस ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एम हो गए, ये सब क्या है? ये सब हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो व्यवसायिक वातावरण है, उसका इंटरनल फैक्टर है, आंतरिक शक्ति। और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में उन सभी चीज़ों को हम लोग सम्मिलित करते हैं जिस पे व्यवसाय का नियंत्रण नहीं रहता है, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, सोशल फैक्टर,
ये जितने भी फैक्टर हैं ये सभी फैक्टर क्या हैं, ये सभी है एक्सटर्नल फैक्टर। तो हमारा पर्यावरण इन सभी एक्सटर्नल फैक्टरों का क्या है, योग है। क्या है, योग है। यानी इन सभी को मिला दिया जाए, इन सभी को मिला दिया जाए तो ये सभी क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। ये इसकी क्या है, सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पहला विशेषता समझ में आया, बाह्य शक्तियों की समग्रता यानी सम ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, कि हमारे व्यावसायिक वातावरण में ये बाह्य शक्तियों की समग्रता ये कैसे है, समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं आंतरिक संबंध, इंटर रिलेशन। आप लोग समझिए, कहा गया है कि व्यवसाय, हमारा जो बिजनेस है और हमारा जो इन्वायरमेंट है, दोनों में क्या है, इंटर रिलेशन है। इंटर रिलेशन का मतलब ये हो गया कि दोनों में आंतरिक संबंध है। आंतरिक संबंध का मतलब ये हो गया कि एक के बिना दूसरे नहीं रह सकता और दूसरे के बिना एक नहीं रह सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह पानी और मछली का संबंध है उसी तरह हमारा व्यवसाय और वातावरण का संबंध है। ठीक है, व्यवसाय और किसका संबंध है बाबू, वातावरण का संबंध है। यहाँ पे कहने का ये मतलब हुआ कि हमारा जो व्यवसाय है, व्यवसाय भी वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है, और हमारा जो वातावरण है, वातावरण भी कहीं ना कहीं व्यवसाय से प्रभावित होता है। अब देखिए कि व्यवसाय से वातावरण कैसे प्रभावित होता है। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल चिमनी भट्ठा का, जहाँ पे ईंट बनता है। देखिएगा कि जनरली आप लोग देखिएगा कि चिमनी भट्ठा कहाँ होता है, जहाँ पे हमारा सोसाइटी होता है। जनरली ये सोसाइटी से बाहर ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे आबादी क्या होती है, कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण निकलते हैं जो हमारे वातावरण को क्या कर सकते हैं, इफेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कि ये चिमनी भट्ठा हम यदि बीच शहर या बीच गांव में लगा दें तो क्या ये नकारात्मक रूप से हमारे सोसाइटी को प्रभावित करेगा, तो बिल्कुल करेगा। इसीलिए हमारा जो व्यावसायिक वातावरण होता है, व्यावसायिक वातावरण में क्या होता है, आंतरिक संबंध होता है। किसके किसके बीच में, व्यवसाय और वातावरण के बीच में। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब तीसरा स्टार्ट करते हैं, डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर का ये मतलब हो गया बाबू कि हमारा जो व्यावसायिक वातावरण है, हमारा जो इन्वायरमेंट है या हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसका जो आप नेचर देखिएगा तो क्या है, डायनेमिक है, गतिशील है। गतिशील किस लिए है, क्योंकि ये समय समय पर बदलता रहता है। क्या होता रहता है, समय समय पर बदलता रहता है। और बदलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें किसी एक घटक का समावेश नहीं है, सभी घटकों के योग का समावेश है। तो आप इस पे नियंत्रण रखिएगा तो ये इफेक्टेड करने लगेगा, इस पे नियंत्रण रखिएगा तो दोनों इफेक्टेड करने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे व्यावसायिक वातावरण में कोई एक घटक नहीं है जो हमको प्रभावित कर रहा है, बल्कि बहुत सारे घटकों का योग है जो हमारे व्यवसाय को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसीलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, डायनामिक हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू, डायनामिक हो जाती है। तो आप लोग व्यावसायिक वातावरण के प्रकृति नेचर डायनामिक है समझ गए होंगे। तो आप लोग तीन विशेषता समझ गए होंगे, पहला सम ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा इंटर रिलेशंस और तीसरा डायनामिक नेचर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथा पे चलते हैं। चौथा पे क्या है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। चौथा एग्जाम्पल क्या है बाबू, अनिश्चितता। अनिश्चितता कहने का मतलब ये हो गया कि आप देखिए हमारा जो वातावरण है वो जोखिमों से भरा पड़ा है। क्या है, जोखिमों से भरा पड़ा है। कब क्या हो जाएगा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। जैसे आप देखिएगा कि पूरा सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन कहीं पे हड़ताल पड़ गया, कहीं पे क्या लगा, हड़ताल लग गया। ठीक है, तो आप इसमें कोई एक घटक तो नहीं है ना कि जहाँ पे आप इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये तो ऐसी प्रक्रिया है ना, ये तो ऐसी प्रक्रिया है जो जोखिमों से भरा पड़ा हुआ है। यदि आप इनके अनुसार नहीं चलेंगे तो आपको भारी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमारा जो वातावरण है, व्यावसायिक वातावरण है, वो क्या है, अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है, पूरा अनसर्टेनिटी है। क्या बाबू, पूरा अनसर्टेनिटी है। हम किसी भी बात का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कि तेल की कीमत आज मान के चलिए 100 रुपये लीटर था पेट्रोल का कीमत, और कल ही न्यूज में सुनिएगा कि इसका कीमत या तो कम हो गया या तो अधिक हो गया। कम हो गया तो इससे क्या है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा है, और अधिक हो गया तो क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, नुकसान है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा अनसर्टेनिटी से भरा पड़ा हुआ है, जोखिमों से भरा पड़ा हुआ है, जिसका प्रेडिक्शन कर पाना क्या है, मुश्किल है।
ठीक है। तो हमारा वातावरण क्या है, अनिश्चित है, तो है, समझ गए आप लोग। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। जटिलता, अब क्या हमारा व्यवसायिक वातावरण जटिल है, तो बिल्कुल है। अब इसको समझिए, जटिल क्या होता है और कठोर क्या होता है। जटिल, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, जटिल। धागा का बड़ा गुच्छा लीजिएगा और उसको आप जब फैलाइएगा ना, तो देखिएगा कि थोड़ा से भी आप सावधानी से भटक रहे हैं तो वो धागा क्या हो जाता है, आपस में लिपट जाता है, और इस प्रकार से लिपटता है कि उसको आप सुझरा नहीं सकते हैं, मतलब उसको आप फिर से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा वातावरण भी है। ये क्या है, ये कोई एक चीज़ों का समूह नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे चीज़ हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे व्यवसाय को क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। तो जटिल मतलब होता है, जटिल मतलब सीधी सी बात होता है कॉम्प्लेक्सिटी, जहाँ पे उलझने ज़्यादा हो, जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे उलझने ज़्यादा हो, जहाँ पे आप देखिएगा कि मतलब चीज़ें गुथी हुई हो, चीज़ें उलझी हुई हो, ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या हमारा वातावरण कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता का उदाहरण है, तो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट जटिलता का उदाहरण है। ठीक है, इतना समझ गए। अब एक होता है बाबू तुलनात्मकता या सापेक्षता, ठीक है, रिलेटिविटी इसको बोलते हैं। अब रिलेटिविटी क्या होता है वो समझिए। रिलेटिविटी मतलब होता है, सापेक्षता मतलब होता है कि इसके एवज में कुछ और, इसके एवज में कुछ और का मतलब हो गया कि हमारा जो वातावरण है, ठीक है, हमारा जो वातावरण है वो स्थानीय रूप से प्रभावित होता है। किस रूप से, स्थानीय शक्तियों से संबंधित होता है। स्थानीय शक्तियों से मतलब ये है कि जैसे आप देखिएगा कि भारत देश को ही ले लीजिए, तो क्या भारत देश में एक जैसा पर्यावरण है, कहीं पे नहीं है। एक जैसा क्लाइमेट भी नहीं है। अब क्लाइमेट भी एक जैसा नहीं है तो क्या, जैसे हम बिहार की बात करें और जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो बिहार में देखिएगा, बिहार में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड भी ज़्यादा पड़ता है, अपेक्षाकृत किसका है, जबकि इसके अपेक्षाकृत जम्मू एंड कश्मीर में गर्मी कम पड़ती है और ठंड ज़्यादा पड़ता है। ठंड तो इतना पड़ता है कि बर्फबारी होता रहता है। तो दोनों है भारत देश में ही, लेकिन क्या दोनों सापेक्ष रूप से एक हैं, नहीं। सापेक्ष रूप से दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों अपने भौगोलिक स्थिति में जाके क्या हो जाते हैं, भौगोलिक स्थिति के कारण दोनों का नेचर बदल जाता है। दोनों का नेचर क्या होता है, बदल जाता है। अब नेचर बदल जाता है तो लोगों का रहन सहन भी क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि क्या हमारा वातावरण या पर्यावरण रिलेटिविटी का उदाहरण है, तो है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस अभी तक क्या समझे, हम लोगों ने अभी तक समझे हैं कि व्यवसायिक वातावरण क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। व्यवसायिक वातावरण से व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन सभी घटकों के योग से होता है जिस पे व्यवसाय का नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा देखिए, व्यवसायिक वातावरण के फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है, फीचर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहला फीचर्स क्या है, सम ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर। दूसरा क्या है, अनसर्टेनिटी। तीसरा क्या है, डायनामिक नेचर। चौथा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। पांचवा क्या है, रिलेटिविटी। और एक छूट गया, इंटर रिलेशन। ठीक है, तो ये जो है हमारे व्यवसायिक वातावरण के क्या है बाबू, फीचर्स हैं। ठीक है, तो आप लोग आई होप, मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग एक और टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आखिर व्यवसायिक वातावरण के कुछ तो महत्व होते होंगे, कुछ तो प्रॉफिट होता होगा, कुछ तो एडवांटेज होता होगा कि नहीं होता होगा। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, क्या इसका इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसको समझिए। इम्पोर्टेंस इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है बाबू, इन्वायरमेंट का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक चीज़ों का समावेश ही नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए ये अनसर्टेनिटी होता है, अनिश्चित होता है, जोखिमों से भरा होता है। लेकिन
एक जो प्रबंधक होता है, व्यवसाय को मैनेज करने वाला जो प्रबंधक होता है, इसको जो संचालन करने वाले डायरेक्टर्स होते हैं, ये डायरेक्टर्स और मैनेजर्स यदि वातावरण को अच्छा से समझ ले, वातावरण के अनुकूल अपने व्यवसाय को ढाले, तो लंबे समय तक उसका व्यवसाय चलता रहता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको मतलब है कि प्रबंधक को या डायरेक्टर्स को वातावरण के बारे में सब कुछ का क्या होना चाहिए, पूरी रूप से उसको आत्मसात करना है कि हम किस वातावरण में अपने बिजनेस को ले जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ का माहौल कैसा है, ठीक है। तो उसी के अनुरूप हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और उसी के अनुरूप क्या करेंगे, हम अपनी नीतियों का निर्माण करेंगे। लेकिन यदि हम बिना वातावरण को समझे हुए अपना बिजनेस कर रहे हैं, तब ये हमको निगेटिव रूप से प्रभावित करेगा ही करेगा। बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया, अब आप लोग समझिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। थोड़ा लंबा है, ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ईजी है, समझिए अच्छा से। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, संभावनाओं या अवसरों की पहचान एवं पहल करने का लाभ। इंग्लिश में समझिए, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज को लेकर यदि हम चलते हैं, संभावनाएं और अवसर की पहचान एवं पहल करने का लाभ। इसका मतलब ये हुआ कि वातावरण या पर्यावरण तो सबके लिए विद्यमान रहता है ना, लेकिन असला क्या कहा जाता है ना कि आप लोग देखिएगा कि कहा जाता है कि जो वातावरण को देखते हुए अपने आप को ढाल ले, अपने आप को सस्टेन कर ले, अपने आप को एडप्ट कर ले, वही तो मेन योद्धा कहलाता है ना। कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो इन्वायरमेंट तो सबके लिए आता है कि नहीं आता है। आप लोगों को एक कहानी पता होगा कि हंस मोती चुगता है उसी तालाब में, और बगुला क्या चुगता है, बगुला अपने खाने की तलाश में रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट है सबके लिए, इसी इन्वायरमेंट में कोई एक हंस का उदाहरण ले जाता है, ठीक है, श्वान का उदाहरण ले जाता है, वो मोती चुन के ले जाता है। मोती चुन का मतलब कि वो वातावरण को देखते हुए अपने आप को सस्टेन करता है और डेवलप करता है, ठीक है। लेकिन एक जो है वो बगुला की तरह क्या होता है, देखते ही रह जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें वही व्यक्ति सबसे पहले सक्सेस करता है कि जो वातावरण को देखते हुए, परखते हुए अपने आप को फर्स्ट मूव कर ले। फर्स्ट मूव करने का ये मतलब हुआ कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप लोग को याद होगा जब हम लोगों के कोविड का समय आया था, तो उस समय पूरा सब कुछ लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था। लेकिन आप लोग देखिएगा कि उसी में खान सर ने क्या किया था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाए थे। अब यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाए थे तो उनका वो क्या था, उनका वो मजबूरी था पढ़ाना, लेकिन उनका मजबूरी कहीं ना कहीं वो वातावरण को समझे, इन्वायरमेंट को समझे, और उसको देखते हुए अपना अगला कदम सबसे पहले बढ़ा लिए। इसीलिए देखिए कि खान सर आज कहाँ है कि नहीं है। और लॉकडाउन के बाद ही, कोरोना काल के बाद ही हम लोग जो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति देख रहे हैं, इतना डेवलप ज़्यादा हो पाया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि क्या हमारा वातावरण संभावनाएं और अवसर की पहचान करने एवं पहल करने का लाभ मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है, ठीक है। यानी इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो क्या हमारे वातावरण या पर्यावरण में फर्स्ट मूवर को एडवांटेज मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। पहला बात समझ गए। दूसरा क्या है, खतरों की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी में सहायक। यहाँ पे देखिए, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग। यहाँ पे अर्ली वार्निंग या थ्रेट्स का मतलब ये नहीं है कि हमको जान से कोई मार देगा। यहाँ पे ये है कि हम व्यवसायिक वातावरण के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये है कि हमारा व्यवसायिक वातावरण क्या बचेगा या नहीं बचेगा, इसका एग्जिस्टेंस बचेगा या ना बचेगा, ठीक है। इसके लिए हमको ये मौका देता है, किसका मौका देता है, खतरों की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी में सहायक, ठीक है। आप लोग को मैं थोड़ा पीछे ले चलूँ तो अरब कंट्री में 1970 के दशक में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और आप लोगों को शायद मालूम ना हो तो मैं बता दूं कि अरब कंट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तेल का। किसका, तेल का, क्रूड ऑयल का। और भारत क्रूड ऑयल आयात करता है। क्रूड ऑयल आयात करने का मतलब ये है कि युद्ध के कारण क्या हुआ कि आयात बंद हो गया, और आयात बंद हो गया तो भारत में अब पेट्रोल आ ही नहीं रही है, पेट्रोल आ नहीं रही है, लेकिन इसका डिमांड अब सामान है नहीं, लेकिन इसका मांग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो मांग बढ़ेगा और सामान कम है तो इसका कीमत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो इसी में एक कंपनी थी, मारुति कंपनी। कौन कंपनी थी, मारुति कंपनी थी। वो एकदम
ध्यान देके इस पे बैठ रही थी कि अब तो पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है और पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है, तो हम क्यों ना ऐसी कार मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करें जो मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक यूज़ कर पाए। तो इसीलिए देखिएगा कि मारुति सुजुकी कंपनी जो है, मारुति सुजुकी कंपनी लोअर रेट से क्या करती है, कार का मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसका हाईएस्ट रेट भी है, ताकि मिडिल क्लास के लोग भी ले सके और हायर क्लास के लोग भी ले सके। और इसका परिणाम ये निकला कि अभी आप सड़क पे चलिएगा तो 5 में से 3 कारें मारुति सुजुकी का रहता है कि नहीं रहता है। तो ये होता है खतरों की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी में सहायक। ठीक है, तीसरा क्या है, उपयोगी संसाधनों का दोहन। उपयोगी संसाधनों का दोहन का मतलब ये हो गया कि हम जिस वातावरण में रह के अपना व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे व्यवसाय के लिए ऐसा कौन सा रिसोर्सेज है जो रिसोर्सेज हमारे व्यवसाय को क्या कर सकती है, हमारे व्यवसाय के लिए यूजफुल हो सकती है। तो हम ऐसे यूजफुल रिसोर्सेज को दोहन करना चालू करेंगे कि नहीं। दोहन मतलब होता है उसका उपयोग करना, ठीक है, चालू करेंगे कि नहीं। और यदि चालू करेंगे यानी हम अपने वातावरण या पर्यावरण के अनुकूल हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो हमारा व्यवसाय सस्टेन ही नहीं करेगा बल्कि धीरे धीरे क्या करेगा, डेवलप भी करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। जैसे आप भारत में किसी भी, ठीक है, स्टील इंडस्ट्रीज़ को ले लीजिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को ले लीजिए, तो देखिएगा ये ज़्यादातर कहाँ है, ऐसे जगह पे है जहाँ से इसको रॉ मटेरियल्स के रूप में क्या मिल रहा है, रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा कि ये डेवलप भी किए, ग्रोथ भी किए और प्रॉफिट भी दिए गवर्नमेंट को, दिए कि नहीं दिए। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है, तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करने के लिए। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करने का मतलब ये हो गया, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। हमारा वातावरण क्या है, हमारा वातावरण परिवर्तनों से भरा हुआ है। ठीक है, और इस परिवर्तन के कारण हमारे व्यावसायिक वातावरण में दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, यानी ये गतिशील होता जा रहा है। इसकी जो गति की सीमा है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। और बोल क्या रहा है, तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करने के लिए। अब मुझे आप ही लोग बताइए कि इस स्थिति में यदि हम अपने पर्यावरण को, अपने इन्वायरमेंट को नहीं पहचान सके, नहीं जान सके, उसके अनुरूप कार्य नहीं कर सके, तो क्या हमारा बिजनेस ऐसे इन्वायरमेंट में सस्टेन कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप देखिए जितना भी पुरानी कंपनी है, क्या आज से 20 साल पहले जो वो प्रोडक्ट बना रही थी अभी क्या वैसे ही प्रोडक्ट बना रही है, नहीं बना रही है, हमारे इन्वायरमेंट के अनुकूल प्रोडक्ट बना रही है। और ऐसे यदि कंपनी, कोई भी व्यवसाय यदि ऐसे प्रोडक्ट बनाता है इन्वायरमेंट के अनुकूल तो वो सस्टेन कर पाता है, अन्यथा वो सस्टेन नहीं कर पाता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या है, नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। ठीक है, यानी नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक। अब हमारा व्यवसायिक वातावरण का एक और इम्पोर्टेंस है कि इसके माध्यम से हम कोई भी नीति बनाते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमारा जो वातावरण है क्या करता है, बहुत ज़्यादा सहायक कारगर होता है। अब आप लोग यहाँ पे बोलिएगा सर नियोजन क्या होता है, तो नियोजन हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि भविष्य के लिए पहले से अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। अभी हम काम नहीं कर रहे हैं बल्कि भविष्य में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सभी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, पहले ही अनुमान लगा रहे हैं। तो यही क्या होता है, प्लानिंग होता है। ठीक है, तो नियोजन एवं नीति निर्धारण में कैसे सहायक है, अब एक और एग्जाम्पल में देता हूँ। अब आप लोग देखिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, अभी डिजिटल युग चल रहा है ना, डिजिटल युग चल रहा है, तो आप देखिएगा कि अब एजुकेशन भी ऑनलाइन आ रही है। अब एजुकेशन ऑनलाइन आ रही है तो क्या हमारे भारत में स्मार्ट बोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल तेज़ी से बढ़ना चाहिए। अब स्मार्ट बोर्ड की मांग है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि एजुकेशन, और एजुकेशन ही नहीं बहुत कुछ में स्मार्ट बोर्ड आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने इन्वायरमेंट के अनुसार अपने पॉलिसीज़, अपने प्लानिंग, इसमें
सुधार कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट इसमें क्या होता है, हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। और दूसरी बात, अभी आप लोग देखिएगा कि जैसे जियो 5G लेके आया, 5G लेके आया, लेकिन वो 6G पे काम करना चालू कर दिया है कि नहीं कर दिया? क्यों? क्योंकि वातावरण, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार यदि वो नहीं कार्य करेगा, नीतियां नहीं बनाएगा, तो मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा है, समझ में आया होगा। इस पे यदि प्रश्न बनेगा तो 2 प्रश्न बनेगा। कैसे प्रश्न बनेगा? 5-5 नंबर का। सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी व्यवसायिक वातावरण से आप क्या समझते हैं और व्यवसायिक वातावरण के विभिन्न विशेषताओं के बारे में लिखें। पहला क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग यदि नोट कर रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा और जो बताए हैं उसके अनुरूप लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि व्यवसायिक वातावरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और व्यवसायिक वातावरण के महत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का आई होप मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और सिर्फ पढ़िए ऐसा कि किसी को पढ़ा पाएँ, ठीक है, किसी को पढ़ा पाए। पढ़ने का सबसे बड़ा ये नहीं कि पास करने के लिए मत पढ़िए, बल्कि ऐसा पढ़िए जिसके द्वारा आप किसी को ज्ञान दे सकें। ठीक है, पास तो अभी वैसे भी कर जाएंगे, पास करने के लिए मत पढ़िए। ठीक है, ज्ञान अर्जन के लिए पढ़िए। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र आपका साथी रहेगा, बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन आपके पास जो क्वालिटीज़ है वो आपके साथ हमेशा रहेगा। इसीलिए ज्ञान के लिए पढ़िए। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। ठीक है, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।